हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस डीपीपी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। तो बच्चों देखा आपने, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ही एलिमेंट के तीन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स गिवन है और उन सब के जो उनकी जो प्रेजेंस है, जो उनकी अकरेंस है, उनका भी परसेंटेज गिवन है और हमें बताना है कि इसका एटॉमिक वेट क्या है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक आइडिया है वो है कि एवरेज मास निकालना। जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट मास है और उनकी प्रेजेंस भी हमें पता है, उनकी अकरेंस भी पता है, तो हमने क्या करना, तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा उसे हमें एवरेज, सबका सारे फॉर्म का एक एवरेज मास निकाल के हमें उसका एटॉमिक वेट निकालना होता है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है आइसोटोपिक फॉर्म, उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो है 200, ठीक है, और इसका जो अकरेंस है वो है 90%, अकरेंस है 90%, ठीक है। दूसरा है वो 199 U है इसका मास, इसका, और इसका जो प्रेजेंस है वो 8% है। और तीसरा है वो है 202 U का और इसकी जो अकरेंस है वो है 2%। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एटॉमिक वेट ऑफ दिस एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने का तरीका क्या है बच्चों, आप फर्स्ट फॉर्म का मास लीजिए और उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो 90%, है ना, प्लस दूसरा फॉर्म लीजिए, दूसरे फॉर्म का मास लीजिए, 199 है और U, एंड इसका जो परसेंटेज है अकरेंस का वो है 8, ठीक है, प्लस तीसरे फॉर्म का एटॉमिक वेट लीजिए, ठीक है, और उसके परसेंटेज ऑफ अकरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना हमारी, ये जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 180 U प्लस ये 1.99 इंटू 8 अप्रॉक्सीमेटली 16 आ जाएगा, 16 U प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2.02 इंटू 2 अप्रॉक्सीमेटली 4 U ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हो गया 180, 16 प्लस 4 20 U, दैट इज 200 U। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 200 U। ओके, तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें जो ऑप्शंस हैं, इनमें किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों देखिए, इसका जो बेसिक आइडिया, जो फंडा है वो मॉलिक्यूल्स निकालने का, वो क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालने को बोला जाए ना, तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, इसका तरीका है कि गिवन वेट इन ग्राम्स, है ना, जो कंपाउंड है ना, जो भी मॉलिक्यूल है उसका जो अमाउंट होगा इन ग्राम में, वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, उसके मॉलिक्यूलर वेट से, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो गिवन वेट को इन ग्राम में जो गिवन होगा और उसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर आप डिवाइड कर दे तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। N इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो एक बार आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, ठीक है, तो आपके लिए मॉलिक्यूल्स निकालना आसान होगा। इट्स जस्ट लाइक कि जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि 1 डजन मीन्स व्हाट। अगर मैं 1 दर्जन या 1 डजन बोलता हूँ, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ 12 नंबर में है ना, उसका जो नंबर ऑफ थिंग है वो 12 होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जब हम मोल को रेफर करते हैं तो एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस नंबर में होंगे, वो होता है एवोगाड्रो नंबर।
तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जैसे ही आपने मोल्स निकाल लिया और मोल्स टू मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और मोल टू मॉलिक्यूल्स के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर है वो है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इस एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आप इस मोल में इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर मैं n से डिनोट करता हूँ, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए यूजिंग दिस फॉर्मूला, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जब एक बार मोल्स निकल आए उसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर है एवोगाड्रो नंबर का, वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन में अब आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, पहले वो है यस इट इज 7 ग्राम ऑफ N2, 7 ग्राम ऑफ N2, तो 7 ग्राम ऑफ N2। अब देखो बच्चों, मैं यही दो स्टेप यूज करके इसके मॉलिक्यूल्स निकालूंगा। पहला कि पहले तो N2 का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, है ना। ये कितना होता है, 14 नाइट्रोजन का एक एटम का, और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या होगा 28 ग्राम्स पर मोल। ये हमारा इसका एटॉमिक वेट है। ठीक है, अब इस एटॉमिक वेट और गिवन वेट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो n इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट। गिवन वेट इज इन ग्राम, 7 ग्राम, और ये है ग्राम्स पर मोल। तो ग्राम्स यूनिट कैंसिल हो गया, मोल ऊपर चला गया, 1/4 मोल्स आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने स्टेप 1 तो कर लिया, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल्स में। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, मोल्स टू मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्जन फैक्टर है एवोगाड्रो नंबर, वो मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/4 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन करना है तो एग्जैक्टली वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 1/4 या एवोगाड्रो नंबर Na डिवाइडेड बाई 4, 1/4 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ H2, है ना। तो यही करेंगे, गिवन वेट है 2 ग्राम और H2 का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 2 ग्राम हो गया, है ना, 2 ग्राम्स पर मोल, और ये हो गया ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर आ जाएगा, इट इज़ 1 मोल। और 1 मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये इसके मॉलिक्यूल्स हो गए, ये N2 के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमारा है 16 ग्राम ऑफ NO2। तो 16 ग्राम ऑफ NO2, तो अब गिवन वेट क्या बच्चों, 16 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, 30। NO2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं साइड में पहले कैलकुलेट कर लूँ NO2 का, तो वो क्या हो जाएगा, 7, 14, 16, 32, दैट इज 46 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके आगे कितने 8, 2, 3 यानी 8/23 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर, ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। फोर्थ ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ O2।
तो 16 ग्राम ऑफ O2 गिवन वेट 16 ग्राम, O2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया 32, ठीक है। और अगर मैं इसको, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जाएगा अगर मैं 8 से करूं तो 8 2 जा 16 और 4 जा, ठीक है। इट मीन्स सिंपली हाफ, राइट। तो हाफ टाइम्स एवोगाड्रो नंबर, ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि हाईएस्ट नंबर है हमारा ये है, ठीक है, और लोएस्ट नंबर है 8/23, सॉरी 1/4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया है और हमें इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। इस 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर कितने एटम्स हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका भी ऑलमोस्ट जो तरीका है वो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आपको पता लग गया, वो है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 4.25 ग्राम डिवाइडेड बाय अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों, अमोनिया इज NH3 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 14 + 3 दैट इज 17 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 17 ग्राम पर मोल से डिवाइड करना है। ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक है। तो ये जाएगा 4.25 डिवाइड बाई 17 मोल्स, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसके बाद हमें निकालना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि इसके अंदर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। इससे हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों, 4.25 डिवाइड बाई 17 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के अंदर एटम्स कितने हैं। तो आप ये बहुत आसानी से बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अमोनिया के अंदर एक एटम, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है नाइट्रोजन का और 3 हैं हाइड्रोजन के। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल इज़ यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज इक्वलेंट टू 4 एटम्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं। तो अब 4.25 डिवाइड बाय 17 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 molecules of ammonia is equivalent to 4 times this molecules। तो ये है हमारा 4.25 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स हो गए हमारे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, ये आएगा 16, ये हो गया 17, 4 इंटू 4.25 17 हो गया डिवाइड बाई 17 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 17 गया। अब हमारे पास टोटल एटम्स जो हो गए वो हैं ये इतने एटम्स, क्लियर है, ओके। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4.2 ग्राम ऑफ
4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन गिवन है N3 माइनस, और हमें बताना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ एजाइड आयन है N3 माइनस, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर 3 हमारे नाइट्रोजन हैं, है ना, 3 नाइट्रोजन हैं, ठीक है। और हर नाइट्रोजन के अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2,5 यानी कि 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे प्लस इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट करता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इन टोटल हमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इन टोटल कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जाए तो उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो बच्चों इसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है एक्चुअली। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एक बार जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा तो हमें इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो दिस इज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है, और हमें पता है कि वन मॉलिक्यूल जो है कंटेन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? n टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे n टाइम्स या 16 टाइम्स n एवोगैड्रो नंबर, और हमें आंसर एवोगैड्रो नंबर के टर्म में, इस सिंबल के फॉर्म में बताना है। तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू रखनी है? n की, नंबर ऑफ मोल्स की। और नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा बच्चों? गिवन वेट है 4.2, एंड इसका जो N3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 3 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 14, दैट इज 42 ग्राम्स पर मोल। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो 42 से डिवाइड करने पे हमें जो नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है वो है 0.1, ठीक है। तो n की वैल्यू है 0.1, तो 16 इंटू 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दिस इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। तो दिस इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का वेट, मतलब इनको कंपेयर करना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा होगा या 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट ज़्यादा होगा, या फिर 1 इंटू 10⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 का ज़्यादा होगा, या फिर 1 इंटू 10⁻10 ग्राम एटम ऑफ कॉपर का ज़्यादा होगा। तो ठीक है बच्चों, अब इस पर करना क्या है कि इसके लिए हमें बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक आपको एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। जैसे ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है और ग्राम एटम का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी एलिमेंट का बोले कि इतना ग्राम एटम को आप रिप्लेस कर सकते हो उसके एटॉमिक वेट से। किससे? एटॉमिक वेट से। तो जैसे कि अगर हम इसमें बात करें ग्राम एटम ऑफ कॉपर, तो ग्राम एटम ऑफ कॉपर का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम एटम ऑफ कॉपर। कॉपर का एटॉमिक वेट गिवन है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लेना है, दैट इज 63। तो ये 63 ग्राम हो गया, ठीक है। तो इसका जो मास हो गया
1 इंटू 10 की पावर -10 ग्राम एटम। तो 1 इंटू 10⁻10 हमने ये लिख लिया और ग्राम एटम को रिप्लेस कर दिया इसके एटॉमिक वेट से। तो ये कितना हो गया बच्चों? 63 इंटू 10 की पावर -10 ग्राम। तो इसका तो वेट हमें पता लग गया ग्राम एटम का, मतलब फोर्थ वाले ऑप्शन में जो फोर्थ का सिचुएशन है कि इतने ग्राम ऑफ एटम ऑफ कॉपर का मास कितना होगा, तो ये 63 इंटू 10⁻10 ग्राम। सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूल की बात करता है कि ग्राम मॉलिक्यूल, तो जैसे हमने ग्राम एटम को एटॉमिक वेट से रिप्लेस कर दिया, उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर वेट से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा O2 के केस में 1 इंटू 10⁻10, 1 इंटू 10⁻10 और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम्स, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया? 32 इंटू 10⁻10 ग्राम, ठीक है। ये हमारा थर्ड सिचुएशन के लिए हो गया, ये हमारा फोर्थ सिचुएशन के लिए हो गया। अब यहाँ पे है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट। देखो बच्चों, इसके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है। जब आप बोलते हो ना कि किसी का एटॉमिक वेट, जैसे इस केस में नाइट्रोजन का लेते हैं, हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 ग्राम्स इन 1 मोल, है ना, इन 1 मोल। तो या ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 14 ग्राम्स, या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वलेंट टू 14 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब हमें मोल से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल को क्या लिख सकते हैं? 1 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर इक्वलेंट टू 14 ग्राम्स, यानी कि दिस मच नंबर ऑफ एटम will contain this much of a gram of nitrogen। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वलेंट टू 14 ग्राम। तो हमें एक एटम का चाहिए, तो फॉर 1 एटम के लिए क्या करूँगा? इस नंबर को उधर डिवाइड कर दूंगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 which is nearly 2.3 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास इतना हो गया, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है? अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का निकालना है। तो एक बात बताइए कि एक मॉलिक्यूल, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, राइट। तो फॉर O2 मैं पहले के लिए कर रहा हूँ, फॉर O2 के लिए, तो 32 ग्राम्स ऑफ O2 इज इक्वलेंट टू 1 मोल, और यू कैन से 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 32 ग्राम्स, ठीक है। तो मोल की जगह हमने मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर देना, तो उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है एवोगाड्रो नंबर। तो 1 एवोगाड्रो नंबर या 1 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स, है ना, दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? इतने मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो हमें कितने मॉलिक्यूल के लिए निकालना है ना, एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो फॉर 1 मॉलिक्यूल इट इज़ 32 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो 32 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 6.023 10⁻23, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मास किसका हुआ? ये 63, दैट इज़ फोर्थ सिचुएशन के लिए, है ना। तो फोर्थ केस का मास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 32 इंटू 10⁻10 ग्राम, है ना, क्योंकि इस पे पावर -10 है और बाकियों पे पावर -23 है, तो -10 ज़्यादा वैल्यू होगी। 10⁻10 इज मोर देन 10⁻23, ठीक है। तो फोर्थ केस में
यानी कि कॉपर वाले केस में मास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दिस मच ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 इसका ज़्यादा है ना, ये सेकेंड हाईएस्ट है। और 32 हमारे पास है, एक है 2.3 ग्राम, ये है फॉर नाइट्रोजन एंड 5 है फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा पहला केस था, तो वो फर्स्ट का यहाँ जाएगा और ये सेकंड का यहाँ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास। तो सबसे कम हो गया सेकेंड सिचुएशन में 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट सबसे कम है, फिर उसके बाद है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट, उसके बाद है हमारा 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 का वेट ज़्यादा है, एंड देन कॉपर का। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखो बच्चों, इसके जो इसके बेसिक आइडिया हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, 2.2 ग्राम ऑफ CO2 है ना। अब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 2 जा 32, तो हमारा हो गया ये 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने? 3। ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और हमें पता है कि वन मॉलिक्यूल कंटेन्स या वन मॉलिक्यूल इक्वल टू 3 एटम्स है ना। तो एक मॉलिक्यूल 3 एटम्स के बराबर है यहाँ पे CO2 के अंदर, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। तो मैं सीधा कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 3। ये किसके लिए हो गया? CO2 के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो है नाइट्रोजन, राइट, सॉरी अमोनिया, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो दिस इज फॉर CO2। ठीक है, अब अमोनिया के लिए क्या होगा? अमोनिया के लिए क्या होगा? अमोनिया के लिए हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। और एक अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, तो एक मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारे केस ऑफ अमोनिया का। तो देखिए एवोगाड्रो नंबर तो सिंपली कैंसिल हो गया। ठीक है, N1 इंटू 3 एंड 4 टाइम्स N2, ये एक्चुअली हमारा रेशियो है नंबर ऑफ एटम्स इन CO2 एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अमोनिया। अब हमें नंबर ऑफ ये क्या है? N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? गिवन वेट क्या है? 2.2 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 44। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया क्या होगा? गिवन वेट ऑफ अमोनिया ये है 1.7 आई गेस, 1.7। तो 1.7 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन 14 एंड 3 17 ग्राम पर मोल। तो 17 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली सॉल्व करके क्या जाएगा? 3/4 2.2 1.7 17 ऊपर 44 नीचे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स चले गए, 17 कैंसिल होगा, 22 2 जा 44, ये हो गया 3/8, दैट इज 3:8। ये हमारा आंसर है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कंपाउंड है COX। अब ये X एक नंबर है
वो हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी वेपर डेंसिटी गिवन है 70, है ना। तो इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज गिवन एज 70। देखो बच्चे, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये डायमेंशनलेस है, ये रिलेटिव डेंसिटी होती है, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो बेसिक आइडिया है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये है कि किसी भी गैस का या किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो उसका रिलेशन उसके वेपर डेंसिटी के साथ क्या होता है वो देख लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड एंड इट्स वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स इज मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, इसमें इस कंपाउंड का अगर x वो नंबर है तो अगर नंबर को इंक्लूड करें, x को वो नंबर मान लें जो फॉर्मूले के साथ होना है या आएगा, उसके हिसाब से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वेट ऑफ दिस CnO को x टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो x टाइम्स कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, तो कितने हो गए 28x हमारा क्या है मॉलिक्यूलर वेट है इसका, ठीक है। अब इस रिलेशन में अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की जगह 28x लिख दूं और इसे 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी इसकी 70 गिवन है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, है ना। ये हो जाएगा हमारा 140 डिवाइड बाई 28। तो यहाँ से ये हो गया 14 टाइम्स 10 28, 14 2 जब 0.5 इंटू 10 दैट इज 5। तो यहाँ पे जो नंबर है x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो याद रखना है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। क्लियर है? ओके। ओके गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर 1 लीटर ऑफ एयर गिवन है और जिसमें बताया गया कि इसके 21% इसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसके पीछे का जो फंडा है वो क्या है, एट कंडीशन भी गिवन है एट STP। अब देखिए STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और यू कैन से 273.15 केल्विन, एंड प्रेशर होता है 1 atm, प्रेशर इज 1 atm। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं STP, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कंडीशन STP है तो कोई भी गैस इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, अगर वो आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है तो उसका जो 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ, ये बच्चे ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है आपको। 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसका चाहे जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स ऑफ स्पेस। अगर हम इस कंडीशन पे 1 मोल ऑफ गैस को छोड़ दें
तो ये इतनी जगह ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 22.4 लीटर्स इज इक्वलेंट टू 1 मोल फॉर एनी गैस, तो 1 लीटर इज 1/22.4 मोल्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना गैस है हमें पता नहीं, ऑक्सीजन, तो अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद यहाँ इसको यूज़ करेंगे। देखिए हमारा जो गैस जो एयर है, एयर ये 1 लीटर है और इसका 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो 1 लीटर का 21% बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, यानी कि 1 लीटर का आपको 1 लीटर का 21% देखना है, तो कितना हो गया 0.21 लीटर्स। तो 0.21 लीटर्स हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इतने मोल्स के बराबर होगा, तो हमारे पास कितना है 0.21 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 0.21 इज इक्वल टू 0.21 डिवाइड बाई 22.4 मोल्स, है ना, जो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 22.4। ये 21 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 22 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.9 समथिंग आएगा, है ना। तो मैं 0.9 लिख लेता हूँ इंटू 10⁻², तो ये क्या हो जाएगा 0.009 मोल्स अप्रॉक्सीमेटली, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इतने मोल्स आएंगे। ठीक, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द मास ऑफ CO2 दैट शैल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 10 kg ऑफ 80% प्योर लाइमस्टोन इज। अब देखिए इसमें तो एक तो हमें पहले तो ये पता करना है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे 80% प्योरिटी की बात कर रहे हैं। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शंस होते हैं ना रिएक्टेंट के बीच में, वो हमेशा प्योर के बीच में होते हैं। तो आप जब भी कोई इक्वेशन लिखते हो तो उसके अंदर जब आप मोल्स कैलकुलेट करते हो तो सिर्फ प्योर पार्ट का आपको करना है, ठीक है ना। तो हमें इम्प्योर पार्ट का कोई रोल नहीं है केमिकल इक्वेशंस के अंदर, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी गिवन वेट हो तो हमें सिर्फ प्योर पार्ट का मास कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे 80% प्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में 80% प्योरिटी की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो इसमें हम ये देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप अगर डिकम्पोज करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करते हो तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो अमाउंट है बच्चों ये है 10 kg। अब देखिए 10 kg ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो गिवन है 10 kg, लेकिन हमें रिएक्शन में यूज करने के लिए सिर्फ प्योर पार्ट चाहिए, तो इसका 80% प्योर है ना, इसकी प्योरिटी 80% है। तो 80% प्योरिटी के साथ हमें प्योर अमाउंट कितना मिलेगा 10 kg का 80%, 10 kg का 80%। ठीक है, तो क्या हो गया ये 8 kg, लेकिन हमें kg के बजाय ग्राम में जो मास है ग्राम में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होता है कई बार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मास शुड बी इन ग्राम्स। तो आप 8 kg को क्या लिख सकते हो 8 इंटू 1000 ग्राम्स, यानी कि 8000 ग्राम्स हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ये तो बात हो गई कि क्वेश्चन में क्या गिवन है ना, कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। अब अगर
केमिकल इक्वेशन को देखें, पहली बात तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब आप इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा इक्वेशन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बैलेंस्ड है इक्वेशन। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखिए इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 मोल, देखिए यहाँ पे जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है, वो कुछ भी नहीं है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। 1 टाइम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 टाइम CO2। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को डिकोड करूं तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। इससे हमने ये रिलेट कर लिया, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब इस रिलेशन को हमें यूज करना है, ठीक है जी। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब ये देखना है कि हमारे पास मोल्स कितने हैं। ये तो हो गया कि ये फैक्ट है, ये हमने फैक्ट रिट्रीव किया है कहां से, इक्वेशन से। अब हमें इसको यूज करना है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो हमें ये भी देख लेना होगा यहाँ पे कि 8000 ग्राम के अंदर, 8000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो ये तो बहुत आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट दैट इज 8000 डिवाइड बाई कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो क्या होगा, कैल्शियम 40, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16 3 जा 48, ठीक है। तो 48 प्लस 2 50 60, ये 100 हो गया, ठीक है ना। तो 8000 डिवाइड बाई 100, तो 80 मोल्स हमारे पास क्या है, 80 मोल्स हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब देखो बच्चे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 80 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 80 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मास निकालना है या नंबर ऑफ मोल्स, ये देख लेते हैं। हमें केजी में बताना है, हमें अमाउंट बताना, मास बताना है, ठीक है ना। तो ठीक है, लेकिन किसका बताना है, CO2 का। तो अब हमारे पास 80 मोल्स CO2 है, 80 मोल्स ऑफ CO2 है। अब 80 मोल्स ऑफ CO2 को ग्राम में या केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है CO2 के बारे में कि कार्बन 12, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख रहा हूं मैं, और 32 दैट इज 44 ग्राम इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वलेंट टू 44 ग्राम्स, ठीक है। कितना होता है, 44 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वलेंट टू 44 ग्राम्स। अब मेरे पास मोल्स कितने बच्चों CO2 का जो प्रोड्यूस हुआ है, 80 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 8000 ग्राम, यानी 8 kg से जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो हमने इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के बेसिस पे हमने एक रिलेशन स्टेब्लिश करा, किसके बीच में, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स में, और उससे हमने फाइनली 80 मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए तो हमने एक रिलेशन यूज किया एटॉमिक वेट वाला, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट का, कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वलेंट टू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारे पास है 80 मोल्स, तो अगर 1 मोल 44 के इक्वल है तो 80 मोल्स किसके इक्वल होगा बच्चों, 80 टाइम्स 44 ग्राम्स। और इसे हमें केजी में आंसर करना है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80 इंटू 44 डिवाइड बाई 1000,
ये हमारा बन गया केजी के अंदर। तो अब इसे 0 0 हटा दिया तो हमारा कैलकुलेट करके क्या आ रहा है 32, 3 और 35, ठीक है, डिवाइड बाय 10। इसका मतलब 35.2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। उसके बाद हमने ये देखा कि इससे क्या रिलेशन है जो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के बीच का। तो हमने देखा कि 1 मोल प्रोड्यूस करता है। तो हमने ये लिख लिया, ये फैक्ट है जी कि कभी भी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा कि जो गिवन अमाउंट है, ये तो हो गया कि 1 मोल प्रोड्यूस करता है। अब इसका गिवन अमाउंट क्या है, 10 kg था, उसमें प्योरिटी 80% था। तो हमने, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ प्योर पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका 80% निकाला, 8 kg आया। 8 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट करा। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले। उसके लिए क्या किया, गिवन मास, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, उससे हमारा 80 मोल्स आ गया कैल्शियम कार्बोनेट के। अब मैंने इस इक्वेशन में रख दिया कि भाई 1 मोल, अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो 80 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 80 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। अब जब 80 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो फिर हमने ये एक फैक्ट यूज किया कि भाई 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वलेंट टू, सॉरी हाँ 1 मोल 44 ग्राम के इक्वल होता है। तो 80 मोल्स 80 इंटू 44 ग्राम के इक्वल होगा। और अगर इसे आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 35.2 kg। क्लियर है? ओके गाइज, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि when 22.4 liters of H2 gas is mixed with 11.2 liters of Cl2 gas and each at STP condition में है, standard temperature pressure पे, and the moles of HCl gas formed is equal to, कितने moles of HCl फॉर्म होंगे। देखो बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है कह सकता हूँ मैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको थोड़ा आप लोग बड़े आराम से समझना, ठीक है ना। देखो जी, इसका बेसिक आइडिया क्या है बच्चों, इसका बेसिक आइडिया ये है कि जब दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट एक रिएक्टेंट का यूज़ होता है और कुछ अमाउंट दूसरे का यूज़ होता है और मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं एक सर्टेन अमाउंट में। तो इस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए दोनों अमाउंट प्रेजेंट होना जरूरी है। सपोज करो कि एक रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, तो क्या होगा, अगर एक भी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो हमारा प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन ही रुक जाएगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि सपोज करो आप दो चीज़ें इकट्ठी खाते हो, मतलब उसके जैसे मान लीजिए कि आप एक ब्रेड के साथ एक बटर क्यूब यूज़ करते हो, ठीक है, और आपने 5 ब्रेड आपके पास है और सिर्फ 3 बटर क्यूब्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप कितने ब्रेड खा पाओगे, प्रोवाइडेड कि आप बिना बटर के ब्रेड नहीं खा सकते। तो आप क्या करोगे, आपने 5 ब्रेड में से आपके पास सपोज के लिए 5 स्लाइसेस हैं, है ना, ब्रेड के, और बटर क्यूब या चीज़ क्यूब्स हमारे पास 3 हैं, और आपके खाने का मतलब है कि एक ब्रेड और एक क्यूब यूज़ करते हो। तो आप पहली बार मतलब इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक ब्रेड विद चीज़ और बटर ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो जब ये रिएक्शन चलेगा, लेकिन आपका रिएक्शन क्या कहता है कि 1 ब्रेड प्लस 1 बटर या चीज़ गिव्स ब्रेड चीज़, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए क्या है, रिएक्शन है।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो एक ब्रेड एक चीज क्यूब को कंज्यूम करेगा और ये एक आपके लिए एक स्लाइस रेडी करेगा खाने के लिए। तो जब आप एक ब्रेड लोगे, इसके साथ कंज्यूम हुआ और एक आपका स्लाइस रेडी है खाने के लिए। इसी तरह से जब दूसरा लोगे तो ये दूसरा क्यूब यूज़ करोगे, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, एक और बन गया जी। फिर जब आप तीसरा ब्रेड लोगे, तीसरा क्यूब यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब जैसे ही 3 ब्रेड आपके 3 स्लाइसेस रेडी हैं खाने के लिए, अब आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, आपके पास 2 ब्रेड रह जाएंगे और आपके पास कोई चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है। और बिना आप चीज़ या बटर के आप ब्रेड खाते नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका खाने का प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। तो इस केस में जो हमारे चीज़ क्यूब्स हैं या फिर बटर क्यूब्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन को या ऐसे कहें कि प्रोडक्ट को लिमिट करता है ना, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जिसकी वजह से सबसे कम प्रोडक्ट फॉर्म हो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो रिएक्शन था वो क्या था कि H2 गैस Cl2 के साथ रिएक्ट करके HCl फॉर्म करता है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करके देखूं तो क्या है, 2HCl फॉर्म करता है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, एक 22.4 लीटर्स, एक 11.2 लीटर्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, स्टेप 1 देखिए बच्चों, स्टेप वाइज मैं बता देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। 2 चीज़ें हैं बच्चों, मोल्स आपको 2 जगह पे दिख रही हैं। एक तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, आप इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो तो क्या हो रहा है। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस करता है। तो आप एक काम करो, आप ना इस फंडे को यूज करो, इस फैक्ट को यूज करो और लिखो 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ HCl, ये फैक्ट है अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन। अब अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली कितने हैं, तो ये तो हो गया रिएक्शन के अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा, लेकिन इसका एक्चुअल अमाउंट गिवन हो गया था। तो आप एक तरफ एक्चुअल अमाउंट लिख लो। तो एक्चुअल अमाउंट गिवन है, वो कैसे पता लगेगा, ये है 22.4 लीटर्स एट STP। और आपको पता है कि 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है, 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल, ठीक है। 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल। इसका मतलब हमारे पास एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। तो ठीक है, तो 1 मोल 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये तो H2, जब मैं H2 की वजह से कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जितनी भी क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी ना हमारी, वो उतना हमारा क्लोरीन है। तो हमारा फोकस इस पे नहीं है, हमारा फोकस इस पे है कि H2 का 1 मोल कितने मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइडेड कि ये Cl2 बहुत सारा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक तो हो गया स्टेप 1 कि वन ऑफ द रिएक्टेंट के बेसिस पे आप प्रोडक्ट निकाल लो और इसको मार्क कर लो, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है कि अब दूसरा रिएक्टेंट उठाना है और इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका 2, तो इसका 1 मोल ऑफ Cl2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ HCl। ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट और कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे ये बात मैं बोल रहा हूं। लेकिन हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितना है, तो एक्चुअल अमाउंट ये तो हमारे किसका था, H2 का, और Cl2 का है 11.2 लीटर्स। आपको पता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 1 मोल, तो 11.2 लीटर्स विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमारे मोल्स भी क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अमाउंट गिवन है, ये तो बच्चों एक फैक्ट है, रिटर्न है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं हाफ मोल। तो
इसके हिसाब से 1 मोल ऑफ Cl2 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस करता है। तो हाफ मोल जो एक्चुअल अमाउंट हमें गिवन है उसके हिसाब से ये 1 मोल है ना, अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो इधर भी हाफ होगा, तो 2 का हाफ 1 मोल ऑफ HCl। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट फाइनली जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो इनमें से जो सबसे कम अमाउंट प्रोड्यूस करेगा वही फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म होगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों रिएक्शन स्टॉप क्यों होगा? क्योंकि तब तक कि हमारा Cl2 कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा। अब हमारे पास सिर्फ H2 रहेगा, तो H2 अकेला HCl फॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि Cl2 इस रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म करते ही कंज्यूम हो रहा है। तो जब 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म करते ही कंज्यूम हो जा रहा है तो 2 मोल्स बनने का तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 2 मोल्स बनने के लिए हमें और Cl2 चाहिए, लेकिन वो Cl2 ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, क्योंकि हाफ मोल से और हाफ मोल की वजह से सिर्फ 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म करके हमारा Cl2 कंज्यूम हो गया। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म इज 1 मोल। अब ये इसे आंसर किस में करना है बच्चों? इसको आंसर करना है ग्राम में। तो एक बात बताइए, आप मोल को ग्राम में तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोजन 1 Cl 35.5, ठीक है ना। तो ये हो गया 36.5 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल HCl फॉर्म होगा वो कितना होगा? 36.5 ग्राम्स। ठीक है बच्चों।